स्वागत है दोस्तों रुद्रा साइंस क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 22 मार्च को होने वाले केमिस्ट्री के पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं और मैं दावा कर रहा हूं इन प्रश्नों से बाहर 1% भी पेपर नहीं जाएगा। आप इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो आप 56 में से 56 नंबर लेके आएंगे। 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लें और बढ़िया से अपना पेपर दे के आएँ। तो शुरू करते हैं पेपर को। तो इसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। चैप्टर वाइज हम प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले विलियन चैप्टर को उठा लेते हैं। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। क्वेश्चन है आदर्श विलयन का गुण होता है। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, बिल्कुल सही है। एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, वॉल्यूम परिवर्तन 0। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा, आंसर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुणधर्म अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। हिमांक अपनमन है, परासरण दाब भी है, पृष्ठ तनाव अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है और ये भी है। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ये अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। शुद्ध जल की मोलरता 55.55 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 मोलर विलयन में निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा। जिसके लिए आई का मान अधिक होगा, वन टाप गुणांक का मान, उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो NaCl के लिए देखो, NaCl के लिए वन टाप गुणांक आई का मान 2 होगा, MgCl2 के लिए 3 होगा, यूरिया के लिए 1 और AlCl3 के लिए 4। तो आंसर हो जाएगा अपने पास में डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किसे पृथक नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण एक ऐसा द्विघटकीय मिश्रण होता है जिसके सभी घटक एक निश्चित ताप पर आश्रित होते हैं, घटकों के अलग अलग क्वथनांकों से प्रभावित हुए बिना। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का वन टाप गुणांक का मान कितना होता है, 0.5 होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का संगुणन हो जाता है। तो ज़्यादा में यहाँ पर डीपली नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर केवल और केवल रिवीजन करेंगे। तो संगुणन होता है, दो अणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। तो आई का मान क्या होगा, 0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नमक में जल डालने पर किसका मान बढ़ता है। वाष्प दाब कम होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आंसर होगा बी। नमक में जल में नमक डालने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और हिमांक में कमी हो जाती है। अभी ये पूछ लेता किसका मान कम होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हिमांक का मान कम हो जाता है। ठीक है, परासरण दाब भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है जलीय विलयन में विलेय के पूर्ण वियोजन के लिए वन टाप गुणांक का मान किस यौगिक के लिए अधिकतम होगा। ठीक है, तो वन टाप गुणांक किसके लिए अधिक होगा, जिसके लिए आई का मान ज्यादा होगा, जिसके वियोजन से कणों की संख्या अधिक होगी। KCl से 2 कण प्राप्त होंगे, इससे 2 कण प्राप्त होंगे, MgCl से 3 और इससे हमें 4 कण, इससे हमें 3 कण प्राप्त होंगे। तो K2SO4 ये इससे यहाँ पर 2 कण प्राप्त होंगे। तो आंसर हमारा सा हो जाएगा। ठीक है, K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है। तो HCl गैस हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है। क्यों? हेनरी के नियम की शर्त क्या है, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस जो है जल के साथ में रासायनिक रूप से अक्रिय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ना तो बहुत अधिक विलेयता होनी चाहिए गैस की। तो HCl गैस क्या होती है, जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाती है, दाब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर घुल जाएगी। वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। आंसर बा। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देख लेते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं इनमें से। तो क्या प्रश्न है देखो, पहला प्रश्न है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक Kb तथा हिमांक अवनमन स्थिरांक की इकाई, दोनों की इकाई एक ही इकाई होती है भैया, क्या होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों में जब अधिक सांद्रता के विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। इस परिघटना को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जल से मीठा पानी प्राप्त करने में किया जाता है या फिर आरओ में इसका यूज किया जाता है।
जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक क्यों होता है? क्यों होता है भैया? गर्म जल में O2 की मात्रा कम होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों की जल में विलेयता कम होती है, इसलिए। एथिलीन ग्लाइकोल का 35.5% विलियन में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, जल की मात्रा ml में कितनी होगी? तो 35% है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो 65 ml तो इसमें हो जाएगा, तो 35 ml तो हो जाएगा इसमें एथिलीन ग्लाइकोल, और 65 ml क्या हो जाएगा इसमें? जल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन क्यों दर्शाता है? क्लोरोफॉर्म व एसीटोन इनको परस्पर मिलाते हैं तो इनके मध्य में हाइड्रोजन बंध बनते हैं, और हाइड्रोजन बंध बनेंगे तो विलायक विलेय आकर्षण बल क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, और आकर्षण बल ज्यादा हो जाएंगे तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसलिए ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। विलयन की मोललता ताप से अपरिवर्तित क्यों रहती है? क्योंकि मोललता की परिभाषा क्या होती है? एक किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर द्रव्यमान पद यूज कर रहे हैं, द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ताप से मोललता पर कोई परिवर्तन नहीं होता ताप परिवर्तन से। मोल अंश को परिभाषित कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है परासरण के कारण। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न को 0.1 मोलर, ये सबकी सांद्रता है, सांद्रता सबकी समान है, ग्लूकोज है AlCl3 MgCl2 NaCl, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जिसके लिए वान-टॉप गुणांक I का मान सबसे कम होता है उसका क्वथनांक कम होगा, और जिसके लिए वान-टॉप गुणांक I का मान ज्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो ग्लूकोज के लिए वान-टॉप गुणांक I, AlCl3 के लिए 4, MgCl2 के लिए 3 और NaCl के लिए 2। तो सबसे कम वान-टॉप गुणांक ग्लूकोज के लिए, तो इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, और AlCl3 का सबसे अधिक हो जाएगा। क्रम लिख लेंगे, बहुत सरल है। राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के उदाहरण लिखिए। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले एग्जाम्पल कौन है? CH2 तथा एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। HNO3 व जल, एसीटोन तथा एसीटोन, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कर लेंगे। विलय का द्रव्यमान 5 ग्राम है, दे रखा है हमको। मोलर द्रव्यमान NaOH का निकालेंगे 40 ग्राम प्रति मोल, 40 ग्राम प्रति मोल यहाँ पर लिखा नहीं है। आयतन ये है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? विलय की मोलरता क्या होती है? विलय का द्रव्यमान गुणा में 1000 बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन बीटे में, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, सिंपल एग्जांपल है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगेगा नहीं। आंसर आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। सिंपल है। आपको ऐसे न्यूमेरिकल करने के बाद में थोड़ा सा गैप रख देना है, आंसर को भी बड़े बढ़िया तरह से सजा कर लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि अलग से दिख जाए। कई बार प्रश्न चेक हो जाता है, आंसर रह जाता है, नंबर नहीं मिलते। ताप बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हेनरी स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल, जर्मन सिल्वर तथा कांसा मिश्र धातुओं में उपस्थित धातुओं के नाम बताओ। तो ये आपको याद रखना है भाई, इनका संगठन याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार। पीतल होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण, कांसा होता है टिन और तांबे का मिश्रण, और जर्मन सिल्वर होता है कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्रण। ध्यान रखना है, ऑप्शन टाइप में खूब पूछ लिया जाता है, नॉर्मली अति लघुतरात्मक में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलयन में उपस्थित विलय की अति सूक्ष्म मात्रा को कौन से ppm के द्वारा दर्शाते हैं या ppb सांद्रता की इकाई के द्वारा दर्शाया जाता है? ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देख लेंगे। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैस की द्रवों में विलेयता क्यों घटती है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे विलयन से गैस बाहर निकल जाती है, और हेनरी स्थिरांक KH का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। सोडियम अमलगम में विलय तथा विलायक के नाम लिखिए। तो विलय होता है इसमें मरकरी और विलायक होता है सोडियम, ठीक है, ध्यान रखें। अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? इसके नाम लिखो। कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म बृहद अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं।
चार अणु संख्या गुणधर्म है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये चार अणु संख्या गुणधर्म है, ये हो गए चारों। ठीक है जी। अब इसमें वृहद अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में परासरण दाब, कौन सा गुणधर्म, परासरण दाब अणु संख्या गुणधर्म प्रयुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि परासरण दाब में ताप नियत रहता है। ठीक है जी। यदि हम क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन यूज करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर में चेंज होता है, तो ताप चेंज से जो मोलर जो अणु भार होते हैं आपके, कौन, ये वाले बृहद अणु जो होते हैं, इनके मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस विधि का यूज करते हैं परासरण दाब का। हेनरी नियम की सीमाएं आप देख लेंगे, नॉर्मल सीमाएं क्या क्या कह रहा है। दाब बहुत नहीं, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए। ठीक है, ये हेनरी नियम की सीमाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परासरण दाब को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। परासरण दाब क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों में अधिक परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी, और सी यहाँ पर विलयन की मोलर सांद्रता है, तो मोलरता का फॉर्मूला रख देंगे हम एन वी अपॉन में वी। ठीक है, ये सारे हैं यहाँ पर। एन वी विलय के मोल, वी विलयन का आयतन, आर गैस स्थिरांक, टी क्या है, टेम्परेचर है। न्यूमेरिकल देखो अगला, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 0.01 मोलर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आर का मान दे रखा है, फिक्स है ये आर का मान। ठीक है जी, तो अब ये आर का मान फिक्स है, एटीएम में यूज करेंगे पूछा है तो ये यूज करना है, और पास्कल में यूज करेंगे तो वो 31 वाला यूज कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो परासरण दाब पूछा है, तो पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी। अपने को क्या दे रखा है, सी दे रखी है 0.01 मोलर, आर की वैल्यू हमको दो ही रखी है, टी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 300 केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ पर मान रखने पाई इक्वल टू सी आर टी, सी आर टी कैलकुलेशन कर लेंगे, रजनीकांत बन जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0.246 वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में चार अंतर लिखिए। ठीक है जी, तो इन अंतरों को देख लेंगे आप लोग, आपने थ्योरी पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, खास है नहीं। ये आदर्श विलयन, इधर अनादर्श विलयन। हेनरी नियम आप जानते हैं, इस नियमानुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, और यहाँ पर गैस की विलेयता जो है विलयन में गैस की घुली हुई मोलंस के रूप में व्यक्त करेंगे उसको। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बना देंगे कि विलयन की सतह पर उस गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब विलयन में उस गैस के मोलंस के समानुपाती होता है। तो इस फॉर्मूले को रखेंगे, ये समानुपाती हो गया, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक के एच आएगा, जो हेनरी स्थिरांक कहलाता है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग देख लेंगे, सिंपल है, थ्योरी है। शीतल पेय पदार्थों में सोडा वाटर में CO2 को विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करके रखा जाता है। गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु में सांस लेते हैं। ये पूरा आपको थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ये इसका जो है ना, एक तो बैंड्स का ध्यान रखना है, ये बैंड्स किसे कहते हैं, कई बार पूछ लेता है बैंड्स क्या स्थिति होती है। जब गोताखोर गहरे समुद्र से नीचे से ऊपर आता है तो गहराई में जाने पर रक्त में गैसों की विलेयता बढ़ जाती है, और जैसे दाब अधिक होने से पानी का दाब अधिक हो जाएगा, और जैसे ही गोताखोर ऊपर आता है सतह पर तो दाब कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो यूज अप हो जाती है, उसमें बची हुई नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं नसों में, जिससे रक्त संचार रुक जाता है, और जो गोताखोर है उसको अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसको बैंड्स कहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए गोताखोरों का जो सिलेंडर होता है सांस लेने का, उसमें उसको हीलियम के द्वारा तनु किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, 11.7% हीलियम, 56.2% डाई नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। एक और एग्जाम्पल है, इसका अनुप्रयोग है, ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं उनमें वायु का दाब कम होने से ब्लड में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है, जिससे वो कमजोर हो जाते हैं और पूर्णतः सोच नहीं पाते हैं।
सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इस स्थिति को एनोक्सिया कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, एक तो एनोक्सिया में और एक बैंड्स में, तो इनको ध्यान रखना है। वन टॉप गुणांक क्या है, इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है? विलयन में जब विलेय पदार्थ का वियोजन होता है या फिर संगुणन होता है, तो वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा का निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, उसके प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म तथा परिलक्षित सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्मों का अनुपात क्या कहलाता है, वन टॉप गुणांक कहलाता है। ये फॉर्मूला हो जाएगा, देख लेंगे। अब इसमें प्रश्न क्या बनता है, ये बनेगा वन टॉप गुणांक आई का मान यदि 1 से अधिक है तो वियोजन होगा, 1 से कम है तो संगुणन होगा, 1 है तो इस स्थिति में विलेय का ना तो वियोजन होता है और ना ही संगुणन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? ऐसा द्विघटकीय मिश्रण होता है जो अपने घटकों के क्वथनांक से प्रभावित हुए बिना किसी एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है जी। तो इसको प्रभावी आसवन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है जी, देख लेंगे। इसमें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्या होता है, ये राउल्ट के नियम से क्या होता है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है न्यूनतम क्वथनांकी। मतलब कहने का ये हुआ, इस प्रकार के मिश्रण का जो क्वथनांक है वो दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होगा। एग्जाम्पल है इसका 95% एथेनॉल प्लस 5% वाटर का मिश्रण। अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से क्या रहेगा, अधिक रहेगा थोड़ा बहुत। आंसर इसका एग्जाम्पल है 68% HNO3 और 32% वाटर। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? इसके द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, देख लेंगे। थ्योरी है, कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, इसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। हिमांक में अवनमन ऐसे ही हो जाएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, घट जाता है, उसको हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे जल में नमक मिला देंगे तो जल में नमक मिलाने पर शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इसमें हम नमक मिला देंगे तो अब वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जमने लगेगा। ठीक है, तो ये हिमांक में अवनमन हो जाता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इनके। मोलरता मोललता से किस प्रकार भिन्न है? दोनों की परिभाषा लिख देंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। दोनों के फॉर्मूला लिख देंगे। ये फॉर्मूला हो गया मोलरता का और ये परिभाषा हो गई मोललता की नीचे, और इसका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता का, ये हो गया। भिन्न कैसे है? मोलरता एक ताप निर्भर राशि है क्योंकि यहाँ पर आयतन पद प्रयुक्त किया जाता है। ताप परिवर्तन से मोलरता के मान में परिवर्तन होता है, जबकि मोललता ताप निर्भर राशि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान पद प्रयुक्त किया जाता है जो ताप से अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताना है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो इसका आंसर, प्रेशर कुकर में क्या होता है, कुकर का ढक्कन होता है और ढक्कन पर एक सीटी लगी रहती है। तो जैसे ही हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम क्या होता है, उसका दाब बढ़ने से खाना क्या होता है, अधिक ताप पर उबलता है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है विलयन का प्रेशर कुकर के अंदर, तो ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है खाने को तो जल्दी पक जाता है। जबकि पहाड़ों पर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब कम होने से क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहता है, तो जो द्रव है वो कम ताप पर ही उबलने लगता है, तो खाने को ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिल पाता, तो उसको खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए नमक का छिड़काव क्यों किया जाता है? क्योंकि नमक क्या है, एक अवाष्पशील विलेय है। इसको छिड़कने से जल के हिमांक में कमी हो जाती है। हिमांक में कमी हो जाती है मतलब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ना जम के माइनस में जमता है, माइनस टेम्परेचर पर, अर्थात पानी जो है, बर्फ जो है, सड़कों पर जमी हुई बर्फ पिघल जाती है और आसानी से वहां पर निकलने में सुविधा हो जाती है। परासरण किसे कहते हैं? परासरण दाब
से अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। परासरण क्या होता है आप जानते ही हैं। शुद्ध अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो अलग अलग सांद्रता के विलयनों को पृथक कर देते हैं। तो और अधिक सांद्र विलयन की ओर कम सांद्र विलयन से केवल विलायक के कण गति करते हैं और ये परिघटना परासरण कहलाती है। दोनों विलयनों की सांद्रता जब तक समान नहीं हो जाती परासरण की परिघटना होती रहती है। ठीक है। परासरण दाब से अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखिए। तो परासरण दाब से अणुभार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, एम बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई बी। एम बी यहाँ पर विलेय का मोलर द्रव्यमान है, डब्ल्यू बी यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान, आर गैस स्थिरांक, टी टेम्परेचर है, पाई परासरण दाब है और बी विलयन का आयतन है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल है एक। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भैया। प्रोटीन का 300 ml जलीय विलयन है, विलयन का आयतन 300 ml हो गया। जलीय विलयन में 1.2 ग्राम प्रोटीन है, मतलब डब्ल्यू भी आ गया हमारे पास में विलय का द्रव्यमान। टेम्परेचर 300 केल्विन। इसका परासरण दाब पाई दे रखा है हमको 2.51 इंटू 10⁻³ बार। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान एम भी पूछ रहा है और इसमें आर का मान दे रखा है बार में, तो 0.0831 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो फॉर्मूला अभी आपने देखा है ना, पाई बराबर एम बी बराबर क्या होता है, पाई बी डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई बी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रखनी है, डब्ल्यू बी अपने पास कितना है 1.2 ग्राम, आर का मान दे रखा है, टी कितना है 300 केल्विन, पाई हमको दे रखा है वॉल्यूम का, विलियम का आयतन दे रखा है। तो सारे मान रखने हैं आपको, ये रख दिए मान, रजनीकांत बन जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मोलर द्रव्यमान यहाँ पर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है समपराशरी, अल्पपराशरी, अतिपराशरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है जी। समपराशरी विलयन क्या होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो भिन्न भिन्न सांद्रता नहीं समान सांद्रता वाले विलयन। अब समान सांद्रता के विलयन है तो उनका परासरण दाब समान रहेगा, पाई 1 बराबर पाई 2, तो वो एक दूसरे के समपराशरी विलयन कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अल्पपराशरी, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक दो अलग अलग सांद्रता के वाले विलयन है, जिनमें जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको अल्प पराशरी विलयन और जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसको अति पराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। तो इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं अति पराशरी विलयनों के, इन एग्जाम्पलों को आप देख लेंगे। जो लोग अधिक नमकीन खाना खाते हैं उनके अंतराकोशों में ऊतकों में पानी की अधिकता कारण सूजन आ जाती है, इसको सोफ कहते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, सोफ किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्ट की चालकता किसकी गति के कारण होती है। तो आयनों की गति के कारण होती है। विद्युत अपघट्ट में आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चार धातुओं के ऑक्सीकरण विभव दे रखे हैं हमको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं। लिथियम का दे रखा है, कैल्शियम का दे रखा है, जिंक का दे रखा है और आयरन का दे रखा है। इनमें प्रबलतम अपचायक है। अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा घुमा दिया है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं और हमने जो एनसीईआरटी की किताब में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, और जिस इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, मतलब अधिक ऋणात्मक होता है, वो प्रबल अपचायक होगा, और जिसका ज्यादा होता है, धनात्मक होता है, अधिक होता है, वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अपचायक पूछ रहा है। अब इसने मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की जगह पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं, तो उल्टा कर देना है आपको। जिसके ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होगा वो प्रबल अपचायक होगा। तो लिथियम का सबसे अधिक है, तो आंसर आ जाएगा Li सा। तीसरा प्रश्न है, जिंक को आयरन पर लेप चढ़ाकर गैल्वेनाइज आयरन बनाया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत क्रिया संभव नहीं है। क्यों क्यों नहीं है भाई विपरीत क्रिया संभव। जिंक लोहे से हल्का है, नहीं। जिंक का गलनांक आयरन से कम है, ये भी नहीं है। जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव आयरन से अधिक होता है, जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव आयरन से अधिक होता है। ठीक है। इसका मतलब ये जिंक जो है आयरन से ज्यादा क्रियाशील होता है। एक सेल में बाएं एवं दाएं इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव के संबंध में सेल का ईएमएफ होगा, ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ लेफ्ट माइनस। कुल मिलाकर सेल विभव का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। तो सेल विभव का फॉर्मूला क्या होता है,
ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। कैथोड कहाँ होता है हमेशा? राइट साइड में, एनोड लेफ्ट साइड में, तो आंसर विल बी सा। केसीएल की विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता तनुता बढ़ाने पर निम्न में से किस प्रकार परिवर्तित होगी? केसीएल की विशिष्ट चालकता, कप्पा की बात कर रहा है, तथा तुल्यांकी चालकता लैम्बडा इन्फिनिटी, लैम्बडा एम, तुल्यांक चालकता बढ़ाने पर निम्न प्रकार से क्रमशः परिवर्तित होगी नहीं। आंसर इसमें कौन सा रहेगा? ये गलत है, अधिक चालकता कम, ये भी गलत है। अच्छा, ये सही है आंसर। क्या होगा? विशिष्ट चालकता के मान में क्या होगी? वृद्धि, कमी होगी, और तुल्यांकी चालकता के मान में वृद्धि होगी। ठीक है जी। तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर क्या होती है? चालकता के मान में वृद्धि होती है। क्यों? इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है? इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, इससे चालकता में क्या हो जाएगी? कमी। ठीक है जी। तुल्यांक की चालकता बढ़ती है, क्यों? क्योंकि तुल्यांक की चालकता क्या होगी? आयनन की दर बढ़ जाएगी उसकी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? 0 वोल्ट होता है। तो आंसर क्या है इसमें? शून्य, सा हो जाएगा, सा हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा लोहे में जंग का उत्प्रेरण होता है? किसके द्वारा होता है? H प्लस आयन के द्वारा। लोहे में जंग लगना कहाँ से शुरू होता है? अम्लीय माध्यम में होता है, या फिर जो वायुमंडल में जल H2O और CO2 नमी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आकर क्या बनाती है? H2CO3 बनाती है, कार्बनिक अम्ल। और H2CO3 क्या करता है फिर? आयनित होकर H2CO3 यहाँ पर वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, और ये आयनित होकर क्या देता है? H प्लस आयन और कार्बोनेट आयन। तो ये जो दो H प्लस आयन है, ये वैद्युत अपघट्य से प्राप्त हुए हैं, ये क्या करते हैं? रस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आंसर डी हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, डी। मोलर चालकता की इकाई क्या होती है भैया? सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3.X आंसर विल बी सा। गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल में Cu+2 तथा Zn+2 आयनों की सक्रियता इकाई होने पर सेल विभव का मान 1.1 वोल्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा द। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता सॉरी, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोधक का मानक होता है, मात्रक है यहाँ पर, ये मानक कर दिया इसने, मात्रक है ये। ठीक है, ध्यान दो क्या होता है मात्रक? ओम इंटू मीटर। अब आ जाते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में इस चैप्टर के। गैल्वेनिक सेल की अर्ध सेल अभिक्रियाएं क्या होती है? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो जिंक किसमें? Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाएगा। कैथोड पर विलयन वैद्युत अपघट्य के Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में अपचय होते हैं, ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? जब किसी अर्ध सेल को वैद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का माप उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसमें? मानक परिस्थितियां होनी चाहिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है तथा इस अर्ध सेल को निरूपित कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड क्या होता है? प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की पतली पन्नी होती है, और ये इसका अर्ध सेल हो जाएगा, अर्ध सेल रिएक्शन हो जाएगा। वैद्युत रासायनिक सेल के लिए नैर्न समीकरण लिखिए। वैद्युत रासायनिक सेल के लिए नैर्न समीकरण ले रखा है, डेनियल सेल के लिए दे रखा है। ई ऑफ सेल बराबर क्या होगा? ई ऑफ सेल बराबर होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन 2F एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस। ठीक है जी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर आर और टी का मान रखते हैं, फैराडे का मान रखते हैं, तो यह आता है ई ऑफ सेल बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 0.059 अरे 1 अपॉन में एन, और ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन। ठीक है जी। चलिए, सेल का मानक सेल विभव एवं साम्य स्थिरांक के बीच संबंध लिखिए। तो क्या संबंध होता है मानक सेल विभव और साम्य स्थिरांक के बीच में? ई नॉट ऑफ सेल बराबर होता है 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है आप लोगों को। चालकता क्या होती है भाई, कप्पा बराबर होता है 1/रो और इसका मान रखेंगे L/A × R। आर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर बना कप्पा इक्वल्स टू हो जाएगा RL/A। एल बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कप्पा और आर बराबर हो जाएंगे। सॉरी आर नहीं, यहाँ पर जी आएगा, जी आएगा चालकत्व। तो यदि कोई वैद्युत अपघट्य विलयन ए 1 वर्ग सेंटीमीटर इलेक्ट्रोड अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा है और उनके मध्य की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी चालकत्वीय चालकता कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। मात्रक हो जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक क्या है, सूत्र लिखिए। सेल स्थिरांक किसी सेल के दो समांतर स्थित इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। जी स्टार से व्यक्त करेंगे। L/A मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स या फिर आप ऐसे पद्धति में सेंटी इनवर्स कर देंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो जाएगा भैया, एक मोल का मान रखेंगे 6.022 गुणा 10⁻23 और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। कैलकुलेशन करेंगे, अब आ जाएगा ये 96,487 कूलाम विच इज अप्रोक्सीमेट 96,500 कूलाम। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले दो अन्य पदार्थों के नाम लिखिए, मेथेन और मेथेनॉल। लोहे के संचारण में प्रयुक्त होने वाले उत्सर्ग इलेक्ट्रोड का नाम लिखो तथा यह संचारण को कैसे रोकता है। उत्सर्ग इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, लोहे से ज्यादा क्रियाशील धातु लेते हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती हैं और लोहे को जंग लगने से बचाती हैं। इसको कैथोडिक संरक्षण भी कहते हैं। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन का भंडारण कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते। जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो जैसे ही जिंक पात्र में हम कॉपर सल्फेट विलयन को रखते हैं तो Cu+2 आयन किसमें अपचयित हो जाएंगे, कॉपर में, और जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता घटाने पर, ध्यान से समझो, वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता घटाने पर चालकता घटती है परंतु मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, सांद्रता प्रति इकाई आयतन में, तन्यता बढ़ाएंगे हम, सांद्रता कम हो रही है, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, चालकता के मान में कमी हो जाएगी। लेकिन मोलर चालकता बढ़ती है क्योंकि हम जानते हैं मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या है, कप्पा अपॉन में सी। सी यहाँ पर क्या है, सांद्रता, सांद्रता बढ़ेगी मोलर चालकता कम होगी, ठीक है, और सांद्रता कम होगी तो मोलर चालकता में वृद्धि होगी। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम बिल्कुल आते हैं भैया। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम या तो परिभाषित करवाता है या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछता है या फिर कोलराउस के न्यूमेरिकल में से आता है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल इन दोनों नियमों को देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, क्या है देख लो एक बार। दो नियम है। प्रथम नियम कह रहा है वैद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, W समानुपाती Q, और समानुपाती Q चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है W, सॉरी क्या कर दिया इसने, W समानुपाती Q, हाँ सही तो है, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा Z और Q का मान रख दिया IT। W बराबर ZIT, Z यहाँ पर पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। इसको भी परिभाषित कर सकता है कि भाई वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करिए, क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला है W बराबर ZIT। यदि वैद्युत अपघट्य विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। ये तो एक वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए लिया था हमने। अब आ जाते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में विद्युत की समान मात्रा समान समय के लिए प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के द्रव्यमान के समानुपाती होती हैं, W समानुपाती Z1 और W2 समानुपाती Z2, अलग अलग वैद्युत अपघट्य विलयनों में। ठीक है जी, तो यहाँ पर Z क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इनकी फॉर्मूले से इससे निकाल लिए जाते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के मान दे रखे हैं हमको। ठीक है जी, कोलराउस के नियम का फॉर्मूला न्यूमेरिकल है, तो अलग अलग इनके दे रखे हैं। सोडियम एसीटेट का दे रखा है, HCl का दे रखा है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, NaCl का दे रखा है ये वाला,
अब यह पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए सोडियम एसीटेट और HCl की, ये हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है थ्योरी में, तो आप इतना तो जानते होंगे। इनको हम जोड़ेंगे और NaCl को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं। हमें क्या चाहिए? एसीटेट आयन और H प्लस आयन। एसीटेट आयन प्राप्त हो जाएगा हमको सोडियम एसीटेट से, और H प्लस आयन प्राप्त हो जाएगा HCl से। NaCl यहाँ पर फालतू है, तो NaCl की मोलर चालकता को यहाँ से घटा देंगे। सिंपल सा न्यूमेरिकल हो जाएगा आपका। निकिल कैडमियम सेल की उपयोग के समय की समग्र अभिक्रिया लिखिए। समग्र अभिक्रिया लिख लेंगे। 298 केल्विन ताप पर 0.01 मोलर KCl विलयन की चालकता दे रखी है। ये मोलर चालकता की गणना आपसे करवा रहा है। तो देखिए मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा गुणा में 1000 अपॉन में मोलरता। तो कप्पा हमको दे रखी है, चालकता का मान दे रखा है हमको, ये दे रखा है 1000, और मोलरता हमको दे रखी है। कैलकुलेशन कर लेंगे, रजनीकांत बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान ये है, तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, और कुछ नहीं करना है। ये माइनस में था, अब क्या करना है आपको? प्लस में कर देना है। ये माइनस में था तो प्लस में कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक विद्युत अपघटन कहा गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। फैराडे का मान यहाँ पर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर हम कुल प्रवाहित आवेश देख लेंगे। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड तक, मतलब कुल 900 कूलाम आवेश प्रवाहित किया गया। तो आप लोग ना इसकी बजाय ये मेथड यूज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए कॉपर है, 2 फैराडे आवेश प्रवाहित हो रहा है इसमें, 2 मोल मतलब 2 फैराडे। और कॉपर यहाँ पर कितना निक्षेपित हो रहा है? 63.5 ग्राम प्रति मोल। ग्राम, कितने ग्राम कॉपर निक्षेपित हो रहा है? तो यहाँ से देखिए इसकी रस समीकरणमिति क्या कह रही है कि 2 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान 63.5। 1 फैराडे के लिए क्या करना पड़ेगा? 2F का। 2 फैराडे आवेश का मतलब 2 मोल आवेश, 2 गुणा में 96,500। और हम कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं इसमें? टोटल 900 कूलाम। इसलिए 900 कूलाम को यहाँ पर कर देंगे गुणा। कैलकुलेशन करने पर आपका यही आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, संदर्भ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। वह इलेक्ट्रोड जिसका विभव सभी इलेक्ट्रोडों के सापेक्ष ज्ञात होता है संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड। इनकी सहायता से किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं हम, इनको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जितने भी चित्र एनसीईआरटी में उनको करके जाएं। डैनियल सेल का है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है, KMnO4, K2Cr2O7 इनकी और इनके आयनों की संरचनाएं हैं। ये डायग्राम को करके जाएं, डायग्राम जरूर पूछा जाता है एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लवण सेतु क्या होता है? ठीक है जी, विद्युत रासायनिक सेल है अपना, उसमें कैथोड व एनोड के बीच में कांच की युवाकार की एक नली रहती है। इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य KCl है, अमोनियम क्लोराइड KNO3 तथा एगार एगार का नम पेस्ट भरा होता है, जो दोनों बीकरों में आवेश को संतुलित करता है और परपथ की वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, सीमांत मोलर चालकता क्या होती है? अनंत अनुता पर वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। शुष्क सेल की क्रियाविधि, शुष्क सेल की क्रियाविधि कर लेंगे, सिंपल सा है। उपयोग कहाँ पर होता है इसका? ट्रांजिस्टर, गाड़ियों में। विभव 1.5 एनोड जिंक का पात्र करता है। कैथोड के रूप में इसमें ग्रेफाइट की छड़ होती है, जिसके चारों ओर MnO2 और कार्बन का नम पेस्ट भरा होता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। और ये अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं को देख लेना इसमें, और ये डायग्राम है। तो एक सेल तो आना 100% तय है, एक सेल का आना तय है बोर्ड में। ठीक है जी, उपयोग देख लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कौन की क्रियाविधि है? अच्छा, श्रवण पात्र घड़ियों जैसी विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए कौन सा सेल प्रयुक्त होता है? ठीक है जी, मरकरी सेल प्रयुक्त होता है।
और इसका जो आउटपुट होता है सेल विभव नियत बना रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है इसका 1.35 वोल्ट, ध्यान रखना है। वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग किए जाने वाले सेल की क्रियाविधि को सचित्र समझाइए। सीसा संचायक सेल इसमें प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, और उसकी क्रियाविधि ये डायग्राम हो गया। ये इसकी सेल अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं। इलेक्ट्रोड कौन है इसमें, एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, आपको ध्यान रखना है। सीसा संचायक सेल में एनोड होता है पीबी, लेड एनोड का काम करता है। कैथोड होता है PbO2। वैद्युत अपघट्ट में 38% सांद्र H2SO4 भरा होता है। और ये सेल अभिक्रियाएं इसके आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। सीसा संचायक सेल की सेल अभिक्रियाएं डिस्चार्जिंग के दौरान, मतलब बैटरी उपयोग के समय कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। एनोड पर यह अभिक्रिया होती है PbSO4-2, PbSO4 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। कैथोड पर PbO2 SO4-2, 4H प्लस वैद्युत अपघट्य आयन के और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर भी PbSO4 और 2H2O बनता है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया में दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी डिस्चार्जिंग के दौरान। ईंधन सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल की क्रियाविधि को चित्र सहित समझाइए। तो अपने सिलेबस में H2O2 ईंधन सेल आता है, ठीक है। ये और भी है इसके अलावा, मेथेनॉल, मेथेन का है, हाइड्रोजन ये वगैरह वगैरह। H2O2 ईंधन सेल की ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएंगी। और इसकी विशेषता क्या होती है, प्रदूषण नहीं होता है, दक्षता 70 से 80% होती है। इससे निकलने वाला जल उपयोग में लिया जा सकता है और अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ सेल होता है। ये इसका डायग्राम है। इसमें क्या होगा, एक तरफ से आप H2 डालेंगे, एक तरफ से O2 डालेंगे और H2O प्राप्त होता है और हमको सेल प्राप्त होता है। अब और कुछ आए ना आए, लेकिन ये तो 100% तय है। संचारण की क्रियाविधि को दर्शाइए कि यह एक वैद्युत रासायनिक परिवहन है और संचारण को रोकने के लिए कौन सी विधियां हैं, या फिर सिद्ध कीजिए कि लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि में वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण होता है। तो ये तो प्रश्न आना तय है, तो इस प्रश्न को आप ढंग से करके जाएं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, सेल अभिक्रियाएं दे रखी हैं। Zn+2Ag प्लस टेंड्स टू Zn+2 और 2Ag। इसमें पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेश है, कौन सा धनात्मक आवेश है। सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर कौन सा ऋणावेशित है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो गया। ये धनावेशित हो जाएगा Ag। अगला कह रहा है सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन कौन है। अब यहाँ पर क्या होगा, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, मतलब जिंक से Ag की ओर। और विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, Ag से जिंक की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। सेल में विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी रिएक्शन हो गई। कोलराउस का नियम और कोलराउस नियम के अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का नियम क्या कह रहा है, लिख देंगे आप लोग। वैद्युत अपघट्ट में अनंत अनुता पर उसके समस्त आयनों के, धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं का सीमांत मोलर आयनिक चालकताओं का योग उसकी मोलर आयनिक चालकता के बराबर होता है। आयनों के स्वतंत्र अवगमन के नियमान के अनुसार, कोलराउस के नियमानुसार वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायनों एवं ऋणायनों के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। ये परिभाषा देख लो आप जल्दी जल्दी। आपको कोई अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ 56 में से 56 नंबर यहाँ से आ जाएंगे जो पढ़ रहे हैं हम। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक व वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में से किसी आयन द्वारा वहन की जाने वाली धारा अभिगमनांक ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। गैल्वेनिक सेल के लिए नैर्न समीकरण व्युत्पन्न कर देंगे, सिंपल सा, कोई बात दिक्कत नहीं आएगी। गैल्वेनिक सेल के लिए गैल्वेनीकरण सेल के विद्युत वाहक बल तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध लिखना है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया हो जाएंगी, ये सेल हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाते हैं। ये आ गया गैल्वेनिक सेल के लिए नैर्न समीकरण। ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT ln RT अपॉन 2NF इंटू LN अपॉन Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, RT और F और LN बराबर 2.303 लॉग का मान रखेंगे तो आपको ये वाला नैर्न समीकरण प्राप्त हो जाएगा डैनियल सेल के लिए।
दूसरा है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव के मध्य संबंध डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अभिक्रिया के दौरान कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एफ यहाँ पर फैराडे नियतांक है और ई ऑफ सेल सेल का विद्युत वाहक बल है। हाँ तो दोस्तों बाकी के चैप्टरों को हम यूट्यूब पर चैनल पर लाइव आकर पूरी कराने वाले हैं, तो हम 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद में बाकी चैप्टर्स को लाइव आके कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।